हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब कुछ ठीक है ना। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए डीसी जनरेटर। देखिए, जनरेटर जो होता है ना, वो एसी भी होता है और डीसी भी होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डीसी जनरेटर को समझेंगे, अगले वीडियो में हम लोग एसी जनरेटर को समझेंगे। ठीक है। ये देखिए, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्किंग प्रिंसिपल के स्टेट द या फिर एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर, तो इस तरीके से मैं आपको प्रॉपर नोट्स की तरह समझाऊंगा और प्रॉपर नोट्स की तरह आपको यहाँ पर लिख कर दूंगा, जिसको आप अपना कॉपी में लिखकर एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो आप वीडियो में एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर डीसी जनरेटर कहते किसको है। उसका अगर हमको डिफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देखिए, बहुत एकदम सिंपल सा और एक लाइन का दो लाइन का आंसर लिखा है मैंने। डीसी जनरेटर क्या होता है। डीसी जनरेटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्या होता है डीसी जनरेटर, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को, मतलब हम कुछ मूविंग करवा करके, किसी मैकेनिकल माने बॉडी को हम मूविंग करवा करके, ठीक है, रोटेट करवा करके, उससे हम मैकेनिकल एनर्जी से हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करेंगे और हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। ठीक है, तो उस तरीके के इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, उस मशीन को जो ऐसा काम करता है, उसको हम लोग डीसी जनरेटर कहते हैं। जिस तरीके से आपके घर में भी, जैसे शादी ब्याह में आप लोग देखे होंगे, जो जनरेटर जो स्टार्ट करके छोड़ देता है, जिससे घर का पूरा एकदम लाइट वगैरह सब जलने लगा, वो भी जनरेटर है, वही वाला है डीसी जनरेटर। लेकिन वो आपका एसी जनरेटर जो मेरा अल्टरनेटिंग करंट बनाता है ना। लेकिन वो मेरा डीसी जनरेटर नहीं है। वो कौन सा जनरेटर है, वो एसी जनरेटर है। और हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर को। ठीक है, तो डिफिनेशन आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है डिफिनेशन में। ठीक है, एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है, कोई लॉजिक नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। चलिए, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डीसी करंट रहेगा। अब इसका प्रिंसिपल कि यह किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इसका कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होना चाहिए ना, है। तो इसका जो वर्किंग जो है ना, वो एक प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो है ना, मान लेते आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया कि डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो आपको आंसर क्या लिखना है, मतलब क्या ऑप्शन टिक करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो भी बोल सकते हैं। इसमें देखिए, हम लोग उतना दिन से क्या पढ़ रहे थे, इससे पिछले वाले मतलब कई सारे वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे कई दिनों से हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में काफी कुछ पढ़ रहे थे। तो वहां पर भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में आपको बताया था। तो वहां पर बेसिकली हमारे पास हुआ क्या करता था, दो वाइंडिंग हुआ करता था, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज देते थे, ठीक, सप्लाई के माध्यम से, सोर्स के माध्यम से देते थे। और सेकेंडरी वाइंडिंग में मेरा एसी इंड्यूस होता था, है ना, अपने आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस के माध्यम से, है ना। तो वो सब, वो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ही अंदर में आता है। और ये जो हम लोग बता रहे, इसमें देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कुछ दूसरा ही तरीके से होगा। इसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर को रोटेट करवाएंगे। ठीक है, एक कंडक्टर को रोटेट करवाने से, रोटेट मतलब क्या, मूव कर रहा है, मूव मतलब मैकेनिकल पार्ट उसका मूव कर, मैकेनिकल एनर्जी, और मूव करने से मेरा क्या होगा, एसी इंड्यूस होगा। हाँ, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या बोलते हैं, उसमें जिस तरह प्राइमरी वाइंडिंग में हम उसको सप्लाई से कनेक्ट करते थे, उस तरह इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, एसी करंट इंड्यूस होगा। लेकिन एसी को हम लोग बाद में डीसी में कन्वर्ट करेंगे, तब ना वो डीसी जनरेटर कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें भी पहले एसी ही इंड्यूस होता है। ठीक है, तो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर व्हेन इट मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं। अच्छा, आपने क्लास 9 में ये पढ़ा था, आपने ये वाला पढ़ा होगा। ठीक है, डीसी जनरेटर आपने पढ़ा था, वहां पर आपको आपके टीचर ने केवल, या फिर आपके फिजिक्स के, साइंस के बुक में आपने क्या देखा था, आपको एक इस तरीके से देखा होगा, ये यहाँ पर एक मैग्नेट था, ये एन और ये एस, और यहाँ पर एक आर्मेचर हुआ करता था। याद कीजिए, कुछ याद है क्लास 9 का बात, तो
और इस तरीके से ये रोटेट करता था क्लॉकवाइज, ये होता था ए, ये बी, ये सी, ये डी, और इस तरीके से ये घूमता था। और ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, मैग्नेटिक फील्ड में ये घूमता था। यही वाला हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन को और डिटेल में बात करेंगे, जैसे योक, कोर, यानी हम लोग डीसी मशीन को इस वीडियो में समझेंगे और इसको भी समझेंगे, लास्ट जो पार्ट रहेगा है ना, इसको भी समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को रोटेट करवाते हैं जिससे मेरा ईएमएफ यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंड्यूस होता है, फिर अल्टरनेटिंग करंट, और उस अल्टरनेटिंग करंट को हम क्या करते हैं, एक कम्यूटेटर जुड़ा रहा, मतलब एक उस डीसी मशीन में एक कम्यूटेटर नाम का एक डिवाइस लगा रहा था, ठीक है, मतलब एक कंपोनेंट समझ लीजिए। तो इट यूजेस ए कम्यूटेटर, एक कम्यूटेटर लगा रहता है डेट कन्वर्ट इंड्यूस्ड एसी इनटू डीसी। देखिए ये जो कोई भी जनरेटर हो, कोई भी जनरेटर, ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी जनरेटर हो वो क्या करता है, एसी इंड्यूस करता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट बनाता है। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, डीसी जनरेटर, तो हमको अल्टरनेटिंग जनरेटर तो हमको अल्टरनेटिंग करंट तो नहीं चाहिए, हमको डीसी करंट चाहिए। तो ये जो जनरेटर है ये एसी करंट ही बनाता है, लेकिन उस एसी करंट को ये जो कम्यूटेटर नाम का एक आदमी जो है ना, एक कंपोनेंट जो है ना, ये उस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, तभी इसका नाम पड़ा डीसी जनरेटर। समझ में आया? अच्छा, अगर मान लेते कम्यूटेटर नाम का कोई चीज हम लोग नहीं जानते, अगर मान लेते साइंटिस्ट कम्यूटेटर नाम का कोई चीज नहीं बनाता, तब फिर डीसी जनरेटर ही नहीं बन पाता है, या फिर कम्यूटेटर के जगह पर कुछ दूसरा आता, फिर डिवाइस रहता, तभी हम डीसी जनरेटर को बना पाते, नहीं तो हमेशा एसी जनरेटर रहता। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? यानी ये कम्यूटेटर ही है जिसके चलते ये जो एसी जनरेटर था वो डीसी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया, इसका प्रिंसिपल हो गया, इसका जो मेन चीज था जो डीसी जनरेटर का, वो कम्यूटेटर। कोई भी आपसे पूछ दे कि बताओ रे डीसी जनरेटर में एक विशेष चीज क्या है, खास चीज, तो कम्यूटेटर। ठीक है, चलिए अब इसका कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, डीसी मशीन का, उस मशीन का क्या लिखा है, ये क्या इलेक्ट्रिकल मशीन है ना, तो उसका मशीन का हम कुछ कुछ पार्ट्स यहाँ पर नाम लिखे हैं, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए डीसी मशीन, कि डीसी मशीन का कौन कौन सा पार्ट्स है। तो पार्ट्स में पहला आता है आपका योक, जो मैग्नेटिक फ्रेम, अभी आगे हम इसको फिगर भी छाप के आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, तो फिलहाल नाम से पढ़ लेते। दूसरा है पोल कोर एंड पोल शू, क्या होता है आगे बात करेंगे फिगर में। फील्ड वाइंडिंग, ये भी बात करेंगे। आर्मेचर कोर एंड आर्मेचर वाइंडिंग, फिर कम्यूटेटर, फिर ब्रशेस यानी ब्रश, फिर बेरिंग्स एंड शाफ्ट। क्लियर है? क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स है। ठीक है, और एक दो एक्स्ट्रा आता है, लेकिन मेन यही है। क्या लिखा है, द मेजर कंपोनेंट्स, मेन यही सब है। चलिए अब इसका एक नीट एंड क्लीन हम लोग इसका क्या करते हैं, डायग्राम चाहते हैं डीसी मशीन का। उसके बाद अंत में हम लोग उसका वर्किंग और साथ ही साथ जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था उस तरीके का फिगर को हम लोग और एक और बार रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, इसमें भी यदि मान लेते आपको एग्जाम में है तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, 1 2 3। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से मैं छाप पाया हूं उस तरीके से आपको छाप कर दिखाया हूं डीसी जनरेटर को। देखिए ये है आपका डीसी मशीन। डीसी मशीन का एक क्या बोलेंगे, एक नीट एंड क्लीन है ना, नहीं फिगर बोल सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये जो बाहर वाला जो गोल जैसा दिख रहा है, ये गोल देख क्या लिखा हुआ, योक, यही वाला है मैग्नेटिक फ्रेम। ठीक है, तो इस उसके बाद देखिए, अच्छा चलिए पहले इसको बता देते पहले बढ़िया से, योक। ठीक है, क्या है योक, तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल होलो शेप होता है, एक इस तरीके से। देखिए ये वाला क्या है, ध्यान से समझिए, योक के बारे में बता रहे। ये वाला इस तरीके से ये होलो होता है, हाँ इस तरीके से, ये है आपका योक। ठीक है, ये है योक, ये होलो होता है, खोखला होता है। और इसी के अंदर ठुमे, इसी का अंदर ठुमे सारा कंपोनेंट इसी का अंदर ठुमे। समझ में आ रहा है? ये हो गया योक। सिलिंड्रिकल रहता है, एक सिलेंडर का साइज में, ये आपको गोल दिख रहा है लेकिन सिलेंडर का साइज में होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो हम इधर से आपको दिखा रहे, समझ में आ रहा है? तो सिलेंड्रिकल शेप में रहता है। ठीक है,
सिलिंड्रिकल शेप में रहता है, होलो रहता है, खोखला रहता है, ठीक है। अब उसके अंदर में बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं। तो क्या करता है ये जो है ना, यहाँ पर देखे, ध्यान समझिए इसका काम क्या है। पहले समझ लीजिए ये किससे बना रहता, तब दिमाग लगेगा। ये बना रहता कास्ट आयरन से। किससे बना रहता है? आयरन, लोहा से, कास्ट नरम लोहा से। लेकिन छोटा मशीन के लिए, अगर छोटा छोटा हमको डीसी जनरेटर लेना है, ज्यादा हमको करंट बनाना नहीं है, ठीक है, तो छोटा छोटा अगर डीसी जनरेटर लेंगे तो वहां पर हमको जो ये जो फ्रेम लेंगे वो किस मटेरियल का रहेगा? वो आपका बना रहेगा कास्ट आयरन से, नरम लोहा से। अगर बड़ा बड़ा जनरेटर बनाना है, ठीक है, बड़ा बड़ा जनरेटर, तो उसके लिए हमको कास्ट स्टील या फिर रोल्ड स्टील का यूज करना पड़ेगा। किस लिए? ताकि ये क्या करेगा, ईडी करंट लॉस को कम करेगा, ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करेगा। देखिए ये हो गया। इसमें होता क्या, ये कैरी मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये वाला, देखिए क्या लिखा है, पोल कोर लिखा है। कोर हम लोग ट्रांसफार्मर में भी आपको बताए थे कि ट्रांसफार्मर का कोर में करंट, ट्रांसफार्मर का कोर में वाइंडिंग माने कॉपर का तार को लपेटे जाता है, ठीक है। तो उस कोर में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, जब उस वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनता है एंड ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो क्या होता है उस कोर में, वो जो ट्रांसफार्मर का कोर था उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरने लगता था। याद है आपको, इस तरीके से गुजरने लगता था मैग्नेटिक फ्लक्स। उसी तरीके से यहाँ पर जो कोर है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। तो इस कोर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना है उसको इस पूरे पाथ में गुजराने के लिए, है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये जो पूरा फ्रेम जो आपको दिख रहा है बाहर वाला टू, ठीक है, यही वाला योग है। और इससे होकर ये एक रास्ता है, मान लेते हैं हम चलना शुरू कर रहे हैं, मान लेते हैं मेरा निर्माण यहाँ पर हुआ, कोर में हम बने, मान लेते हैं हम बने कोर में, यहाँ पर हम बने, यहाँ पर हम पैदा हुए, और अब हमको जाना है। तो ये लिए ये जो गोल जैसा दिख रहा है ये वाला, ये रास्ता है मेरे लिए, हम यहाँ से चलेंगे, ठीक है, ये रास्ता है मेरे लिए, हम पैदल इस तरीके से चलेंगे। तो ये हमको रास्ता प्रोवाइड करता है, ठीक है। किसको लिए? हम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स से। हम क्या है, हम मैग्नेटिक फ्लक्स से जो हम पोल कोर में बने और हम इस योक में चल रहे, गुजर रहे, है ना, पार हो रहे, तो ये हमको कैरी कर रहा है, कैरी द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो एकदम अच्छा कैरी कैसे करेगा? मान लेते कहीं रास्ता में कहीं कंकड़ पत्थर कुछ नहीं है, यानी एकदम रास्ता क्लीन है। तो क्लीन मतलब एकदम नीट एंड क्लीन, मतलब जो आपका जो ये जो फ्रेम तो है वो गुड क्वालिटी का बनाने के लिए हम उसको कास्ट स्टील का बनाते हैं और रोल्ड स्टील का बनाते हैं, ठीक है, ताकि जो रास्ता में रुकावट नहीं आए, जैसे ईडी करंट हो गया लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, ये सब ना आए, ठीक है। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब क्या करता है ये जो, जैसा कि हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे बाहरी वाला आवरण यही वाला है, सबसे बाहरी वाला जो पार्ट है यही वाला, कौन? योक या फिर मैग्नेटिक फ्रेम। ये फ्रेम है, ये कवर है। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द मशीन। ये मशीन का अंदर में जितना भी पार्ट्स है उसको मैकेनिकल सपोर्ट, कि तुम मेरा अंदर में रह सकता है, हम तुमको एक घर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एगो तुमको घर दे रहे जिसमें तुम रह सकता है, जितना भी अंदर का पार्ट्स है वो रह सकता है। तो ये क्या कर रहा है, एक सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द मशीन एंड फ्रॉम द एनवायरमेंटल इफेक्ट। जैसा कि हम लोग घर क्यों बनाते हैं, ताकि हम बारिश से, गर्मी से, सर्दी, ये सब से बच सके। तो उस तरह से ये एनवायरमेंटल जितना भी इफेक्ट है, मॉइस्चर है, डस्ट है, वो सबसे अंटायर जो मतलब जो इनर जो पार्ट से अलग, जैसे साफ्ट है, मेरा पोल कोर है, ये भी सब लोहा का है ना, आधे फिर कम्यूटेटर है, ये सबको सुरक्षा प्रोवाइड कर सके, ठीक है, सुरक्षा दे सके। तो ये क्या करता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट से बचाता है इनर पार्ट्स को ऑफ द मशीन, ठीक है। तो ये क्या कर, ये एक तरीके का आउटर फ्रेम, ये एक तरीके का बाहर का फ्रेम है। क्लियर है, समझ में आ गया? योक। अब उसी तरीके से टोटल 10 को था, मैंने बताया था, एक गिन के देख सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रश, ब्रश तो लिखे है, ब्रश, हाँ ब्रश भी लिखे है, और इस तरीके से हो जाएगा। ब्रश एक शाफ्ट है ना, आर्मेचर, यहाँ पर फिर यहाँ पर पोल शू है, फिर वाइंडिंग तो लिख भी नहीं किए, पोल ये क्या बोलते ये जो पोल वाइंडिंग, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर देखिए, ये हम लोग का छूट गया है, यहाँ पर दिखा दीजिए इस तरीके से। ये सब जो आपको बाहर वाला जो दिख रहा है, बाहर वाला, ठीक है, ये वाला है आपका पोल का वाइंडिंग, पोल वाइंडिंग, पोल कॉइल या फिर पोल वाइंडिंग्स, जिसको हम लोग फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। सबसे अच्छा रहेगा फील्ड वाइंडिंग लिख देंगे, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। पोल का कोर में लपेटा हुआ वाइंडिंग को हम लोग फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। तो आप टोटल गिनिए, 1 2 3 4 5
6 7 8 9, अभी भी 9 ही हो रहा है, तो एक और 10 हम लोग बाद में आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो योग आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आपको समझाते हैं पोल कोर के बारे में। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं पोल कोर के बारे में। पोल कोर, पोल शू और फील्ड वाइंडिंग तीनों एक साथ। पोल कोर, पोल शू और फील्ड वाइंडिंग तीनों एक साथ बताता हूं। ठीक है, तीनों एक साथ। देखिए पोल कोर, सबसे पहले जैसा कि हम लोग सबसे पहले क्या देखे, योक को देखे, जो बाहरी कवर तो था, उसके अंदर यानी उससे सटा हुआ क्या है, उससे सटा हुआ है पोल कोर। इस तरीके से समझिए, सबसे बाहरी क्या है, योक है, उससे सटा हुआ क्या है, पोल कोर है। ठीक है, पोल कोर ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लेमिनेटेड शीट्स होते हैं, लेमिनेटेड रेक्टेंगुलर होता है, पत्ती जैसा होता है और एक दूसरे से माने चिपका हुआ रहता है। ठीक है, लेमिनेटेड शीट्स मेड ऑफ थिन लेमिनेट, पतला पतला है ना, इस तरीके से चिपका हुआ रहता है। और एक कोर का जिस तरीके से आपने ट्रांसफार्मर कोर देखा था ना, बहुत सारा पत्ती क्या बोलते कनेक्ट, मतलब नॉट बोल्ट के माध्यम से जुड़ा हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पर भी पोल कोर में बहुत सारे लेमिनेटेड शीट्स रहते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर रहते हैं। ठीक है, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स, और यही जो है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा इसमें, हाँ, इसी में आपका रहता है वाइंडिंग किया हुआ, लपेटा हुआ, तार लपेटा हुआ रहता है। तो उससे पहले या फिर पहले उसी में बता देते हैं, मैड अप, ये जो इसी में तार लपेटा हुआ रहता है, इस तरीके से तार, ये जो अलग से बाहरी वाला जो आपको इस तरीके से लाइन खींच के दिखाया, वो हम सिंबल दिखाए कि वहां पर हम तार लपेटे हुए। ठीक है, तो इस तरीके से तार लपेटा हुआ है, फिर यही वाला तार तो यहाँ आ गया, फिर इसमें लपेटा, फिर इसमें लपेटा, फिर इसमें लपेटा, और फिर टर्मिनल बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, ये जो तार जो लपेटा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। और वो किस मटेरियल का रहता है, कॉपर का रहता है। ठीक है, किस धातु का रहता है, कॉपर का रहता है। और ये किस में लपेटा हुआ रहता है, पोल कोर में लपेटा हुआ रहता है। कोई भी आपसे पूछेगा कि डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग कहां पर रहता है, कहां पर लपेटा हुआ रहता है, तो आपको बताना है पोल कोर में लपेटा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लपेटा हुआ है, और इसको तार को माने गिरने से बचाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर इस तरीके से क्या बना हुआ है, पोल शू बना हुआ है। ठीक है, ये भी एक काम है। और ये जो है ना पोल कोर से कनेक्ट है। ठीक है, नट बोल्ट के माध्यम से या फिर रिबेट के माध्यम से पोल कोर से कनेक्ट है, पोल कोर का एंड में कनेक्ट है। ठीक है, बीच में भी नहीं, साइड में भी नहीं, एकदम एंड में, नीचे में कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है, पोल कोर से। कौन कनेक्ट है, पोल शू कनेक्ट है। ठीक है, पहले पोल कोर आएगा, उसका नीचे में पोल शू आएगा। ठीक है, पोल शू का मेन, आपको कहीं भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ इससे एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है कि पोल शू का पर्पस क्या है, क्या काम करता है। तो इसका और इसका शेप को देखिए किस तरीके से, इस तरीके से कर्व जैसा है, फिर यहाँ भी देखिए कर्व जैसा है, फिर यहाँ भी देखिए कर्व जैसा है, फिर यहाँ भी कर्व जैसा है। तो कर्व बनाने का इसका मेन मकसद क्या, हम इस तरह रेक्टेंगुलर कहीं नहीं बना दिया प्लेट जैसा, है ना, समतल नहीं, इसको हम रेक्टेंगुलर कर्व जैसा बनाए। काहे, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बना तो मैग्नेटिक फील्ड को ये बराबर बराबर यूनिफॉर्म क्या करेगा, इधर भेजेगा, आर्मेचर की ओर भेजेगा। तो इट मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द आर्मेचर। आर्मेचर ये क्या है, ये वाला आर्मेचर है ना, आगे बात करेंगे हम लोग। तो मतलब मेन आपको दिमाग में याद क्या रखना है कि पोल शू का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म बनाता है। ठीक है, और आर्मेचर की ओर भेजता है। ठीक है, चलिए पोल शू का काम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग का बात मैंने बता दिया, पोल कोर का बात हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कहां पर चलते हैं, आर्मेचर कोर में चलते हैं, फिर चलेंगे आर्मेचर वाइंडिंग में चलेंगे, उसके बाद चलेंगे कम्यूटेटर में चलेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स में लिख लीजिए। आर्मेचर कोर, देखिए आर्मेचर कोर और इसी के साथ साथ आर्मेचर वाइंडिंग दोनों को साथ साथ मैं बता देता हूं। फिगर में देखिए, सारा कुछ फिगर में डिपेंड कर रहा है। आर्मेचर कोर यहाँ पर है, देखिए इस तरीके से जो बना हुआ है ना, इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से बना हुआ है। फिर ये सब जो आपको दिख रहा है, ये कटिंग कटिंग जैसा, माने सिंगल 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 सिंगल, ये सबको बोलते हैं स्लॉट्स। ठीक है, छोटे छोटे स्लॉट्स में, है ना, माने छोटे छोटे पार्ट्स में ये सब है। इसका ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये गोल जैसा, ये पूरा इतना इतना बड़ा तो, है ना, यही वाला है आर्मेचर कोर। ये सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड होता है। और ये क्या होते हैं, क्या लिखा है, रोटेटिंग। और यही जो आर्मेचर कोर है ना, ये घूमता है ना। अभी तक जितना हम लोग पढ़े, पोल कोर पढ़े, पोल शू पढ़े, योक पढ़े, है ना,
फील्ड वाइंडिंग पढ़े, ये सब में कोई भी आपका रोटेट मतलब मूव नहीं करता था, सारा कुछ रुका हुआ था, स्टेशनरी था। आप जितना कुछ पढ़ेंगे सारा रोटेट करेगा। जैसे सबसे पहला शुरू हो रहा है ये वाला आर्मेचर कोर, ये सॉलिड रहता है और ये रोटेट करता है, ठीक है, ये घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका बाहरी परिधि में ये हम लोग क्या बोलेंगे, उसका बाउंड्री बोलेंगे, इस कोर का बाउंड्री बोलेंगे, है ना। ये जो इसका बाहरी बाउंड्री में ये क्या होता है, स्लॉट्स बने रहते हैं, स्लॉट्स यानी छोटे छोटे पार्ट्स में बने रहते हैं, ठीक है। और इसी के जो सर्कल जैसा आपको दिख रहा है गोल 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 गोल, इसी का साइड साइड में वो है आपका आर्मेचर का वाइंडिंग, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये जो इसी में आर्मेचर वाइंडिंग होता है, कंटेन आर्मेचर वाइंडिंग रोटेट द कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अरे इसका काम क्या है, इसका अगर आपको पूछा जाए कि द पर्पस ऑफ आर्मेचर कोर, तो आर्मेचर कोर का पर्पस यही, इसके अंदर में जो आपका ये दिख रहा है, शाफ्ट दिख रहा है, फिर कम्यूटेटर दिख रहा है, फिर जो कंडक्टर दिख रहा है, रोटेट द कंडक्टर, ये जो इस तरीके से बाहर निकला रहता है, ठीक है, लोहा का जितना रहता है ना, बाहर निकला रहता है, उसको घुमाता है, ठीक है, उस कंडक्टर को घुमाता है, रोटेट करवाता है, किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये इस आर्मेचर कोर का माने पर्पस है, मतलब काम है। माउंटेड ऑन द शाफ्ट, यही जो शाफ्ट जो गोल माने निकला रहता है, लंबा जैसे निकला रहता है, उसको बोलते हैं शाफ्ट, बोलते हैं शाफ्ट, ठीक है। उसको क्या करता है, उस पर ये माने चिपटा रहता है, कनेक्टेड नट बोल्ट की तरह कनेक्ट नहीं रहता है, ये मतलब उस पर सेट रहता है, ठीक है, सेट, ठीक है। उसको हम लोग पीट के निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो पूरा जो अभी हम जो आपको आर्मेचर कोर बोले है, सॉलिड रहता है, वो पतली पतली मतलब स्टील का लेमिनेशन में रहता है, पतली पतली प्लेट, जिस तरीके से ट्रांसफार्मर कोर क्या बोले थे, पतला पतला प्लेट से जुड़ा हुआ था, उसी तरीके से ये जो आर्मेचर कोर है, ये भी आप लोग ध्यान से अगर देखे होंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल में देता हूं, जिस तरीके से आपने ये देखा है सीलिंग फैन वगैरह खोल के कभी देखा है, उसका कोर तो कैसा रहता है, उसी तरीके का ये वाला समझ लीजिए, उसी तरीके का। तो आप लोग देखे होंगे सीलिंग फैन का जो कोर तो है ना, वो ये रहता है, उसमें पतला पतला लेमिनेटेड सीट से वो मतलब जुटा हुआ रहता है, और उसमें देखेंगे थोड़ा थोड़ा साइड साइड में छेद भी रहता है। वो छेद यानी होल किस ले लेता है, वो रहता है वेंटिलेटिंग डक्ट यानी एयर होल्स, उससे क्या होगा, हवा आर पार हो सकता है, वो मतलब कूलिंग पर्पस के लिए। स्टील लेमिनेशन बता दी, ये जो कोर किसका बना रहता है, स्टील का बना रहता है, नरम लोहा का भी हो सकता है छोटे मशीन के लिए। तो अगर नरम लोहा का रहा तो इसमें क्या होगा, लॉसेस होगा, एडी करंट लॉस होगा, हिस्टेरेसिस लॉस होगा, जिससे मेरा क्या होगा, ये जो कोर है वो गर्म होगा, और गर्म होगा तो आपने पिछले जमाना मतलब कई साल पुराना, अगर आपके घर में अगर कोई जनरेटर है, छोटा छोटा जनरेटर, आप लोग चलो जनरेटर नहीं देखे, मोटर देखे है ना, मोटर जिससे पानी वगैरह खींचा जाता है ना, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि साइड में एक पंखा लगा रहता है। क्यों, ये सब एसी जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर, सब मतलब थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है, इसीलिए हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर ला सकते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि पंखा लगा होता है, या फिर आप लोग ये जो शादी ब्याह वाला जो जनरेटर बड़ा वाला रहता है, उसमें भी देखोगे पंखा लगा रहता है। क्यों रहता है, पंखा का क्या काम है, पंखा का यही काम है कि उस सब में क्या रहता है, वो जो कोट हो जाता है वो स्टील का नहीं रहता है ना, सिलिकॉन स्टील का नहीं रहता है, नरम लोहा का रहता है, या फिर कोई दूसरा मटेरियल का रहता है। तो उसमें क्या होता है, एडी करंट लॉस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है, जिस कारण से वो जो कोट है ना वो पूरा गर्म होता है। गर्म होने से क्या होगा, बहुत दिक्कत है ना, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए उसको ठंडा करने के लिए उसमें पंखा लगाया जाता है, फिर बीच बीच में छोटा छोटा होल कर दिया जाता है, होल है ना पहले से रहता है, तो होल ज्यादा बड़ा नहीं रहता, 5 से 10 mm का रहता है, ठीक है। तो ये मैंने आर्मेचर कोर के बारे में आपको बताया। अब आर्मेचर कोर जैसा कि मैंने आपको बताया स्टील लेमिनेशन का होता है, तो इसमें जो गर्म होने का संभावना वो कम रहता है, फिर भी इसमें छोटा छोटा होल्स बना दिया जाता है ताकि हवा आर पार हो सके। उसी होल्स को बोलते हैं वेंटिलेटिंग डक्ट्स, बोलते हैं DUCTS, ठीक है। आर्मेचर कोर, ये जो सर्कल जैसा गोल 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 आपको दिख रहा है साइड साइड में, वही वाला है आर्मेचर वाइंडिंग। और ये जो है वाइंडिंग तार है, तो तार ये आपका हाईली कंडक्टिव कॉपर का बना रहता है, ठीक है, हाईली कंडक्टिव, क्योंकि इसी में सारा आपका करंट माने गुजर रहा है। तो ये जो वाइंडिंग है, ये जो तार है, ये कहां पर होता है, ये उसी स्लॉट में रहता है। देखिए ये जो आर्मेचर का कोर है, उसी का जो स्लॉट हम बताए ना, उसका बाहरी परिधि में जो अलग अलग माने छोटे छोटे पार्ट्स बने रहते हैं, उसी में क्या रहते हैं, ये लपेटे हुए रहते हैं। क्या, आर्मेचर का वाइंडिंग कहां पर होते हैं, स्लॉट्स ऑन द आर्मेचर ऑफ आउटर पेरिफेरी, ठीक है, बाहरी उसका जो परिधि में स्लॉट्स होते हैं उसमें ये सारा वाइंडिंग रहता है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए, ये जो तार है,
ये सारा तार का एक गो टर्मिनल निकलेगा और कहां से कनेक्ट होगा, ये जो कम्यूटेटर का सेगमेंट्स यानी छोटा छोटा टुकड़ा में कम्यूटेटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा टुकड़ा में हर एक यहाँ से ये वाला मान लेते सर्कल वाला, मान लेते ये वाला वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग जाएगा इस कम्यूटेटर का सेगमेंट यानी टुकड़ा में कनेक्ट होगा, फिर ये वाला इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा। इस तरीके से जो जितना भी आर्मेचर का वाइंडिंग का टर्मिनल से वो क्या होगा, कम्यूटेटर का सेगमेंट में जुड़ा रहेगा, माने ज्वाइंट होगा। तो क्या लिखा था, एंड्स ऑफ द वाइंडिंग आर ज्वाइंट विद कम्यूटेटर सेगमेंट्स। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको आर्मेचर कोर के बारे में बताया, वाइंडिंग उसी में लपेटा हुआ रहता है, आउटर पेरिफेरी में, बाहरी परिधि में, स्लॉट्स में आर्मेचर वाइंडिंग हो गया। आर्मेचर वाइंडिंग जाके कम्यूटेटर में जुड़ेगा। अब कम्यूटेटर का हम लोग बात बताएंगे और कम्यूटेटर के साथ साथ ब्रशेस का भी बात बता देंगे और शाफ्ट का भी बात बता देंगे। तीन वो चीजें यहाँ पर, कम्यूटेटर, शाफ्ट और कम्यूटेटर को पकड़ा हुआ कौन है, ब्रश। वो ब्रश उसको कम्यूटेटर को पकड़ा हुआ है और कम्यूटेटर किस पर, माने ये मान लेते हैं आपका, ये मान लेते शाफ्ट है, ठीक है, शाफ्ट ही निकला हुआ है इस तरीके से गोल जैसा निकला हुआ है। और ये कम्यूटेटर सर्कल जिस तरह हाथ का मठिया नहीं होता उस तरह से कम्यूटेटर इस तरीके से यहाँ पर रहता है, ठीक है, कम्यूटेटर, ठीक है। और ये कम्यूटेटर को पकड़ के कौन रहता है, साइड साइड में आपका ये जो ब्रश निकला हुआ है वो। चलिए अब हम लोग देखते हैं कम्यूटेटर को, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कम्यूटेटर देखिए दोस्तों क्या करता है, अगर आपका एग्जाम में आया कि मैंने 2 नंबर का क्वेश्चन या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज कम्यूटेटर एंड राइट इट्स फंक्शन, तो आपको यहां से लिखना है कि कम्यूटेटर एक मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर आप लोग जानते हैं जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, पल्सेटिंग डीसी करंट में। हाँ, नहीं पढ़े तो आगे चलकर मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो ये क्या होता है, एक मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है, मतलब एक रेक्टिफायर होता है सिंपल सा, जो क्या करता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ मतलब अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है इन द आर्मेचर वाइंडिंग। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हमने शुरू कहां से हुआ था, हमारा कहानी शुरू हुआ था योक जो बाहरी फ्रेम था उसका अंदर में पोल कोर था, वहां पर लपेटा हुआ था पोल फील्ड वाइंडिंग यहां तक, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग के बाद हम लोग कहां पहुंचे थे, आर्मेचर को कोर में। आर्मेचर को कोर में क्या लपेटा हुआ था, आर्मेचर को वाइंडिंग के बाद हम लोग कहां पहुंचे थे, कम्यूटेटर में। अभी कम्यूटेटर में ही है। तो ये जो अभी तक हम लोग आर्मेचर का वाइंडिंग तक थे, तो आर्मेचर का वाइंडिंग में कौन सा करंट आ रहा है, कौन सा वोल्टेज आ रहा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। कैसे आया था वो याद है, ये वो आया था यहां से, कहां से आया था, फील्ड वाइंडिंग से आया था। फील्ड वाइंडिंग में आपका क्या हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड बना था, फील्ड वाइंडिंग में ही मैग्नेटिक फील्ड बना था और पोल कोर के माध्यम से वो इस फ्रेम में मूव कर रहा था, ठीक है, चाहे सी बात है, मूव कर रहा था। तो यहां से वो आया था आपका कहां पर, आर्मेचर वाइंडिंग में आया था, यहां से आर्मेचर वाइंडिंग में आया था। आर्मेचर वाइंडिंग के बाद कम्यूटेटर में गया, तो कौन सा करंट आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। अब देखिए, अब यहाँ पर जो कम्यूटेटर है, ये वाला कम्यूटेटर है, वो क्या कर रहा है, आर्मेचर वाइंडिंग में जो आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसको डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। कहां पर, ब्रशेज में। ये सारा काम कहां हो रहा है, ब्रशेज में हो रहा है। अब यहां से ब्रशेज का काम हम लोग बताएंगे आगे में, ब्रशेज क्या करेगा, अब आगे में ब्रशेज का काम बताएंगे, ठीक है, पहले उसको बाद में करेंगे। तो अभी तो ये सब आपका एग्जाम में अगर आएगा कि व्हाट इज कम्यूटेटर, राइट इट्स फंक्शन, तो लिखना है। थोड़ा बात लेते कम्यूटेटर का। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द आर्मेचर वाइंडिंग एंड एक्सटर्नल सर्किट। देखिए यहां से अगर हम करंट बना के दिए तो अब आप लोग क्या करेंगे, सर्किट में उसको कनेक्ट करेंगे, तब ना पाथ को कंप्लीट करना है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग जो क्लास 9 में आपने पढ़ा था वो डायग्राम छाप के जब बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए, बाहर से हम जो सर्किट ला रहे यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करने के लिए यहां से जो मेरा करंट बना उस वाइंडिंग, यानी ये जो कौन सा आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट है, यानी आर्मेचर वाइंडिंग को जो मेरा किससे कनेक्ट हुआ, कम्यूटेटर का सेगमेंट से। देखिए यहाँ पर लिखा होगा, पहले समझ लीजिए, कम्यूटेटर किसका बना रहता है, कम्यूटेटर बना रहता है कॉपर का, तांबा का बना रहता है कम्यूटेटर। अब ये जो कम्यूटेटर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहता है, छोटे छोटे टुकड़ों को ज्वाइंट करके बनाया जाता है, ठीक है। कम्यूटेटर एक सॉलिड नहीं रहता, वो मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को सेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़ा, तो छोटे छोटे टुकड़ा को जोड़ करके बनाया जाता है, ठीक है, कलेक्ट करके कम्यूटेटर। तो उसको जोड़ा जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स को, छोटे छोटे सेगमेंट्स को कैसे जोड़ा जाता है, उसको जोड़ा जाता है इंसुलेटेड करके, ठीक है,
यानी जोड़ा जाता है माइका सीड्स का। अब देखिए माइका यानी होता है अबरक। अब चोर से सावधान रखिए इसको। चोर क्या करेगा, यदि वो भी इस वीडियो को पढ़ लिया और उसको पता चल गया कि अब मेरा डीसी जनरेटर में माइका होता है अबरक, था फिर वो माइनिंग करने का जाएगा, यहीं से वो चुरा लेगा, आपका डीसी जनरेटर को ही चुरा लेगा। माइक भले कम मात्रा में होता है लेकिन होता तो है, माइका अबरक धातु होता है। इसीलिए अपना डीसी जनरेटर अगर घर में है तो उसको बचा करके रखिए, नहीं तो फिर चोर आ जाएगा यदि इस वीडियो को वो पढ़ लिया तो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, माइका जो सीड्स होते हैं, माइका सीड्स है ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों को ज्वाइन करके उसको इस तरीके से गोल बना देता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों को। तो मेड ऑफ कॉपर सेगमेंट्स इंसुलेटेड फ्रॉम ईच, मतलब अलग अलग जो सेगमेंट्स, जो अलग अलग टुकड़ा है उसको जोड़ा जाता है किसके द्वारा, माइका सीड्स के द्वारा, और थोड़ा अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, जितना देखिए ये शुरू में मेरा फ्रेम क्या था, सिलेंड्रिकल था, तो इसका अंदर में भी जितना चीज रहेगा सब सिलेंड्रिकल रहेगा। ठीक है, तो ये कॉपर सेगमेंट्स, ये भी ये क्या है, ये जो कम्यूटेटर है ये मैंने क्या बताया मठिया की तरह होता है, तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ये भी होलो होता है। ठीक है, ये भी शाफ्ट से कनेक्ट रहता है, शाफ्ट से। अब नट बोल्ट से कनेक्ट नहीं रहता है, मतलब शाफ्ट से नट बोल्ट के माध्यम से कनेक्ट नहीं रहता, वो ऐसे ही कनेक्ट रहता है। हम उसको निकाल भी सकते हैं आराम से। ठीक है, थोड़ा सा पीटेंगे तो निकल जाएगा। तो ये माउंटेड ऑन शाफ्ट। उसके बाद बता ही दिए क्या होता है, मतलब आपको समझ में आया कि यहाँ से जो मैंने आपको क्या बताया था, जो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग से जो टर्मिनल निकल के मेरा कम्यूटेटर का सेगमेंट से जुड़ा, वो जो कम्यूटेटर का जो सेगमेंट में जो मेरा वाइंडिंग यहाँ से जो टर्मिनल जुड़ा वो कम्यूटेटर में गया, कम्यूटेटर में मेरा जो ये जो है वो क्या करेगा, वहां से जो मेरा करंट बन गया है ना, करंट को अब बाहर का सर्किट से कनेक्ट करना है, तब ना मेरा पूरा सर्किट कंप्लीट होगा, है ना। तो वो सर्किट, बाहर का सर्किट और अंदर में जो मेरा ये जो आर्मेचर वाइंडिंग से जो कम्यूटेटर में जो हम लोग वाइंडिंग को जो कम्यूटेटर में लाए, उस दोनों वाइंडिंग को कनेक्ट करता कौन, ये कम्यूटेटर। समझ में नहीं समझ में, चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग और अच्छा से आपको बता देंगे। तो ब्रशेस का बात करते हैं हम लोग, कहां से छोड़े, ब्रशेस तक छोड़े। अब ब्रशेस का बात करेंगे, शाफ्ट का बात करेंगे और एक और चीज का बात करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा है, तो इसको आप फिलहाल स्क्रीनशॉट कीजिए और एक बार देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो एक बार मन ही मन इसको एक बार खाली पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों ब्रशेस का बात कर लेते हैं। ब्रशेस देखिए, कम्यूटेटर के बाद आता है आपका अगला जो कंपोनेंट आता है वो ब्रशेस। तो ब्रशेस 4 गो रहता है। कितना रहता है ब्रशेस, 4 गो। कहां पर रहता है, कम्यूटेटर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो कम्यूटेटर के बाद ब्रशेस का काम ये रहता है कि कम्यूटेटर में जो मेरा करंट है, जो मेरा जो करंट है उसको कहां पर वो कलेक्ट करता है, वो कम्यूटेटर से जितना भी करंट है उसको कलेक्ट करता है। सिंपल सा बात है। इसका फंक्शन क्या, ब्रशेस का कोई भी काम पूछा जाएगा, कोई भी आपसे पूछेगा कि बताओ रे ब्रश का क्या काम है, कम्यूटेटर में जितना भी करंट है उसको कलेक्ट करना। ठीक है, और किसको देना, एक्सटर्नल लोड सर्किट। सर्किट जो अभी हम लोग बाद में छापेंगे, जिसमें कुछ ना कुछ लोड कनेक्ट रहे, चाहे मान लेते बल्ब जुड़ा हो, मान लेते बल्ब जुड़ा हो, वो भी एक तरीके का लोड हुआ। तो उस एक्सटर्नल सर्किट से, यानी जो बाहरी सर्किट से क्या करता है, जोड़ता है किसको, जो ये जो कम्यूटेटर में जो मेरा करंट है उससे कलेक्ट करके इस एक्सटर्नल लोड सर्किट से उसको सप्लाई दे देता है। ठीक है, हाँ, ये जो ब्रश है ये रेक्टेंगुलर होता है। देखिए ये रेक्टेंगुलर जैसा है ना, रेक्टेंगल जैसा 4 गो है। तो ये जो रेक्टेंगुलर शेप का रहता है और ये कार्बन का बना रहता है। ठीक है, ज्यादा इसके बारे में डिटेल में और हम बात करने की जरूरत नहीं है, तो इतना काफी है। अब अगला आता है शाफ्ट। ये जो काला जैसा जो आपको हिस्सा दिख रहा है यही है शाफ्ट। ये लंबा जैसा निकला हुआ रहता है। ठीक है, ये देखिए ये घूमता है, रोटेट करता है, और ये किसका बना रहता है, माइल्ड स्टील का बना रहता है। स्टील का बनाने का कारण ये है कि इसको मजबूत रखना है। ये क्या होता है, अक्सर जो मेरा मशीन ये खराब नहीं होता, ये खराब अगर तार में कोई मान ले जल गया तो फिर दिक्कत है, नहीं तो माने मैक्सिमम जो चांस है वो इसका ये जो शाफ्ट ये टूटने का डर रहता है। अगर मान लेते मशीन खराब हो गई, माने ज्यादा आवाज कर रहा है, फिर भी आप लोग चला रहे नहीं, रगड़ के चलाएंगे तो क्या होगा, ये शाफ्ट माने अक्सर टूट जाता है। ये जो लंबा जैसा ये जो निकला हुआ है ये टूट जाता है, बीच में मान लेते टूट गया तब फिर दुकान लेना पड़ेगा, है ना। तो हैविंग मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, इसको स्टील का इसलिए बनाया जाता है ताकि इसका जो टूटने का जो चांस है वो कम से कम होगा, यानी इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, इसका पावर ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। चलिए यूज्ड टू, अच्छा ये करता क्या है,
मेन काम इसी का, यही पूरा मशीन में जितना भी करंट बना उसको ट्रांसफर करता है एक्सटर्नल सर्किट में। क्या करता है? यूज्ड इसका यूज किया जाता है शाफ्ट का टू ट्रांसफर द मैकेनिकल पावर। वो जो पावर बना मैकेनिकल रोटेट करने के कारण, वो क्या है? मैकेनिकल पावर ही है ना। उसको क्या करता है? फ्रॉम द मशीन, मशीन से उसको ट्रांसफर कर देता है ना शाफ्ट का। अच्छा, जितना भी अभी तक रोटेटिंग पार्ट्स जैसे कम्यूटेटर हुआ, आर्मेचर कोर हुआ, ये सारा चीज, कूलिंग पार्ट जो कोर, आर्मेचर का कोर में जो होल्स था, कूलिंग पार्ट्स, सारा चीज आपका शाफ्ट से माउंटेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है शाफ्ट से, नट बोल्ट के माध्यम से नहीं, ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ऑल द रोटेटिंग पार्ट्स सच एज आर्मेचर कोर, कम्यूटेटर, कूलिंग पार्ट्स आर माउंटेड टू द शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट से जुड़ा हुआ रहता है। अब जो नेक्स्ट और सबसे लास्ट, जो ऐसे खत्म हो गया, लेकिन एक चीज हम लोग बात कर लेंगे बियरिंग्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों एक लास्ट बचा हुआ था बियरिंग्स। ये बेरिंग्स जो होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है बॉल बेरिंग्स, एक होता है रोलर बेरिंग्स। ठीक है, तो बॉल बेरिंग्स देखिए किस तरीके से होता है, समझिए। ये शाफ्ट है, ये वाला शाफ्ट है, जो काला हिस्सा आपको दिख रहा है वो अंदर में धंसा हुआ है। ठीक है, ये शाफ्ट है, इसका दोनों तरफ, ठीक है, इसका दोनों तरफ बॉल बियरिंग होता है। ये जो बियरिंग, इसको थोड़ा जूम करके यहां पर छापते हैं। ये सब जो आपको बॉल दिख रहा है ना, गोली जैसा, इसी को बोलते हैं बियरिंग, इसी को बोलते हैं। ये हुआ बॉल बियरिंग, और दूसरा होता है रोलर बियरिंग्स। उसको हम छाप नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फिगर दिखा रहा हूं। ठीक है, वो हुआ रोलर बियरिंग्स। ये क्या होता है? शाफ्ट में, माने क्या लिखा है? लोकेटेड एट बोथ द एंड्स ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के ही दोनों एंड्स में पाया जाता है। ठीक है, मतलब लगा हुआ रहता है। तो ये हो गया बेरिंग्स का काम, मतलब बेरिंग्स हो गया। अब देखिए यहाँ अभी तक हमने क्या देखा? डीसी जनरेटर का डिफिनेशन देखा, उसका प्रिंसिपल देखा, किस प्रिंसिपल पर काम करता, उसका कंस्ट्रक्शन में ही बात करने में इतना टाइम लग गया। अब हम लोग उसका बात करेंगे वर्किंग, और वर्किंग के लिए मैं आपको वो समझाऊंगा जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, ये वाला एन पोल एस पोल, ए बी सी डी। चलिए रेडी है समझने के लिए? चलिए एकदम थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, एकदम नाश्ता पानी कर लीजिए, तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। A few minutes later. तो हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग का, कि आखिर जो हमने डीसी जनरेटर जो पढ़ रहे, ये किस तरीके से काम करता है ना, ये इसका वर्किंग क्या है, इसका ऑपरेशन क्या है। तो यहाँ पर आपको दो मैग्नेट दिख रहा है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, है ना। ये गोटा गोटा दो मैग्नेट है। ठीक है, तो उसका ये वाला हिस्सा है नॉर्थ पोल, ये वाला हिस्सा इसका, मैंने दूसरा मैग्नेट का ये वाला हिस्सा साउथ पोल है। ठीक है, ये एक ही मैग्नेट नहीं है, ये बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, ये अलग अलग मैग्नेट है। तो ये पहला मैग्नेट का हम नॉर्थ वाला हिस्सा लिया और दूसरा मैग्नेट का साउथ वाला हिस्सा लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये नॉर्थ और ये साउथ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड इधर से उधर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। सही बात है, नॉर्थ से निकलकर मैग्नेटिक फील्ड साउथ में जाता है, ये आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है ना, नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाता है, और मैग्नेट के अंदर में साउथ से नॉर्थ। ठीक है, तो ये हम बाहर का बात कर रहे, तो बाहर का बात कर रहे, इसीलिए जो नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये हो गया। अब ये देख लीजिए, अब इसमें क्या होगा, ये यहाँ उसके बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपको दिखा दिए। ठीक है, आप इसके बीच में हम ले जाकर के एक रख दिए आर्मेचर को। ठीक है, एक लूप है, ये लूप मतलब लूप किसको बोलते हैं, जो जिस पॉइंट से शुरू किया और घूम फिर के फिर उसी पॉइंट में आ जाएगा, तो उसको लूप बोलते हैं। जिस तरह के मान लीजिए, जैसे देखिए इसी में देख लीजिए, यहाँ पर मान लेते शुरू हुआ, तो यहाँ से इस तरह से गोल घूम के ये फिर यहीं पर खत्म हुआ, तो इसको एक लूप बोलते हैं। ठीक है, तो लूप क्या है, जिस एज शोन इन द फिगर, ये जो लूप है ये एक टर्न का है। ठीक है, इसमें जो तार है वो एक तार का है, ABCD। ठीक है, ये लूप का क्या नाम है, ABCD नाम है। ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज देखिए डायरेक्शन भी दिखा दिए, क्लॉकवाइज घड़ी इसी तरह से मूव करता है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका वर्किंग में देखिए क्या लिख रहा है, इसका वर्किंग में लिख रहा है कि व्हेन द लूप रोटेट्स, जब ये लूप रोटेट करेगा,
ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या होगा, ये जो रोटेट करेगा किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्या होगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल साइड, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो इस कॉइल, देखिए ये जो कॉइल है, ये जो क्या है, लूप है, ये तार का बना हुआ है, यानी इसको हम कॉइल बोल सकते हैं। तो कॉइल का दो साइड है, एक ए बी वाला कॉइल साइड और एक सी डी वाला कॉइल साइड, ए बी सी डी चाहे डीसी जो बोलना है। तो ए बी और डीसी या फिर ए बी और सी डी, ये जो कॉइल का दो साइड है, दो हाथ है, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इसको पूरा आर्मेचर, ये जो पूरा कोर, ये जो लूप है इसको रोटेट करवा रहा है, रोटेट करवा रहा है कहां पर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो लिख रहा है व्हेन द लूप रोटेट्स, जब ये लूप रोटेट करेगा तो इस लूप, ये तार का बना हुआ है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड से कट करेगा, टकराएगा। तो टकराने से क्या होगा, तो टकराने से क्या होगा, तो क्या लिखा है, व्हेन द लूप रोटेट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल ए बी एंड सी डी चेंजेस कंटिन्यूअसली, लगातार घूम रहा है, लगातार घूम रहा है। तो ए बी उधर जा रहा है, फिर सी डी इधर आ गया, फिर ए बी उधर, फिर सी डी इधर, फिर ए बी उधर, फिर सी डी इधर। तो लगातार ए बी सी डी चेंजेस कंटिन्यूअसली, लगातार घूम रहा है। तो घूमने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स कट कर रहा है। तो कट करने से इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक करंट बन जाएगा इसमें, एबीसीडी में एक अपने से करंट माने दौड़ने लगेगा। एबी में करंट आ गया, जो करंट का डायरेक्शन अभी इसमें पता चल जाएगा, आप लोग लगा लीजिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स। ध्यान रखिए, ये अगर हम लोग मोटर पढ़ेंगे, जब हम लोग मोटर पढ़ेंगे, मोटर के लिए जब मोटर पढ़ेंगे तब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, क्या पता करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि फोर्स किधर लग रहा है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताएगा हमको, फोर्स का डायरेक्शन। वहां पर आउटपुट क्या देगा हमको, आउटपुट पता क्या लगाएंगे हम लोग, फोर्स को पता करेंगे। उसमें क्या क्या रहेगा, टोटल फोर्स रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, है ना, और करंट आई रहेगा। तो उसमें मेरा आउटपुट क्या रहेगा, फोर्स। हम लोग पढ़ क्या रहे, मोटर, सॉरी जनरेटर। तो जनरेटर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जेनरेटर। तो जनरेटर में हम लोग लगाएंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसमें मेरा आउटपुट क्या रहेगा, यानी हम लोग किसका डायरेक्शन को चेक करेंगे, हम लोग करंट का डायरेक्शन को चेक करेंगे, करंट, ठीक है, करंट। तो इसमें भी टोटल क्या रहता है, फोर्स रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है और करंट रहता है। तो मेरा आउटपुट क्या रहेगा, करंट रहेगा। तो देखिए इसमें हम लोग करंट का डायरेक्शन पता करेंगे, जो मेरा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ना, जो मेरा करंट फिर बना है, तो उस करंट का डायरेक्शन क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, हम लोग ए बी के लिए चेक करें, ठीक है। इसका दो साइड है, इस कॉइल का, इस लूप का दो साइड है, एगो ए बी एगो सी डी। तो हमको दोनों के लिए अलग अलग डायरेक्शन चेक करना होगा कि करंट किस पर किधर से जा रहा है। तो देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये हो गया फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये जो अंगूठा है ये फोर्स को बताता है, ये फोर्स को बताता है, और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताता है। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अभी इधर है ना, और अंगूठा, लेकिन हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ए बी के लिए बात कर रहे हैं। रोटेशन इधर कर रहा है, यानी ए बी मेरा उठेगा ऊपर, ए बी ऊपर उठेगा, फिर इधर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। ए बी रोटेशन, दिमाग में इमेज माने कल्पना कीजिए, रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है। तो ए बी अभी सोया हुआ है, फिर उठेगा, फिर उधर सो जाएगा, फिर नीचे में उठेगा, फिर इधर फिर सो जाएगा, यानी ए बी अभी उठेगा। तो उठेगा यानी वो क्या करेगा, तब मेरा ये जो क्या बोलते हैं फोर्स किधर लगेगा, मेरा ए बी की उठने की ओर। यानी अभी मान लेते हैं ये वाला फोर्स ऊपर, ठीक है, ऊपर ए बी उठ रहा है, तो ए बी उठ रहा है यानी मेरा अंगूठा का डायरेक्शन की ओर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाला, ठीक है। तो मेरा करंट देखिए आगे और जाएगा, तो मेरा ये इधर करंट आगे की ओर आएगा, ठीक है, करंट आगे की ओर जाएगा। इस तरीके से अंगूठा ऊपर जा रहा है, यानी ये जो ए बी जा रहा है वो ऊपर जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। ये ए बी का बात करें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट इधर आएगा, ठीक है, आगे की ओर आएगा। अब देखिए फिर सीडी का बात करें, तो सीडी में भी मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, लेकिन सीडी आप किधर आ गया, नीचे आ गया, नीचे, यानी अंगूठा को कर दीजिए नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उधर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट जाएगा अंदर की ओर, यानी इधर करंट फिर आगे आया, फिर इधर से फिर अंदर चल गया। इस तरीके से करंट का मूवमेंट होगा, ठीक है। यानी आपको पता करना, ये वाला आप लोग खुद से करके देख लीजिएगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया इसका वर्किंग, कैसे काम करता है, कहां से करंट आया, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें लगा हुआ है, प्रिंसिपल। अब हम लोग बात करेंगे ये वाला समझने के लिए, ये वाला, ठीक है, कि जो करंट मेरा बना वो एसी बना ना डीसी बना।
तो हम लोग क्या देखे, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो अभी क्या हो रहा है, अभी वो क्या हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट हम लोग जानते हैं कि कैसा होता है, एक बार आता है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चल जाता है। उसी को दिखाने के लिए ये वाला, आप इसको इससे लिंक करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको हम समझाएंगे इसको। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर जो काम हुआ उसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ क्या नहीं, एकदम हुआ। जब ये रोटेशन किया क्लॉकवाइज, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से हमने क्या दिखा दिया, करंट का डायरेक्शन को भी दिखा दिया, ठीक है, कि एक बार आगे आ रहा है, फिर एक बार अंदर जा रहा है, फिर आगे आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है, यानी इस तरीके से निकल रहा है, फिर घुस रहा है, फिर निकल रहा है, फिर घुस रहा है। उसी को यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से दिखा दे, इसका पोजीशन लिख देते हैं। इसको मान लेते यहाँ पर एक हम लोग गोल कर देते, यहाँ पर मान लेते इस तरीके से एक गोल कर देते, ठीक है, और पोजीशन लिख देते कि यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं, यहाँ 5 लिख देते हैं, फिर यहाँ 6 लिख लेते हैं, फिर यहाँ 7 लिख देते हैं, फिर यहाँ पर ये हो गया 8 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो गया, है ना। तो ये मान लेते सर्कल हो गया। तो ये सर्कल में किस तरीके से ईएमएफ मूव कर रहा है, किस तरीके से मूव कर रहा है, तो एक बार ऊपर जा रहा है, जिस सर्कल को हम यहाँ पर दिखाए, फिर एक बार नीचे आ रहा है, तो नीचे से फिर ऊपर जा रहा है। तो ये जो आधा सर्कल को फिर यहाँ पर हम दिखा दिए, और मान लेते इसको हम यहाँ पर सटा दे, तो फिर बात तो वही सर्कल बन गया। उसी को समझते, मान लेते यहाँ पर पोजीशन 1 में, यानी क्या है, ये जो मेरा लूप है ये अभी नॉर्मल कंडीशन में। तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो जा रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक इस कोर में, अब जो हम लोग डीसी मशीन देखे ना, वहां पर बात हो रहा है। तो डीसी वहां पर कोर था ना, तो कोर में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा था, याद कीजिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन भी इधर ही रहेगा, नॉर्थ टू साउथ की ओर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इधर है और ये पोजीशन 1 में, यानी क्या है, ये जो दोनों ही है ना पैरेलल में एक दूसरे, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहाँ पर ये जो लूप का AB वाला साइड है, AB वाला साइड, तो क्या पैरेलल में, तो पैरेलल में है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक जो ईएमएफ हो, जो ईएमएफ वो 0 होगा, उसमें देखिए यहाँ पर 0 है, जो पोजीशन 1 में जो मेरा ईएमएफ है वो 0। ये सब है क्या, ये सब है द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन डीसी जनरेटर कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो, कि वो जो डीसी जनरेटर इंड्यूस हुआ, सॉरी जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उस डीसी जनरेटर में, वो किस तरीके से उसका हम उसको ईएमएफ को एक्सप्लेन करेंगे, कि एक्सप्लेन मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, ईएमएफ बन रहा है, करंट बन रहा है, तो उसको हम एनालाइज करें कि इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, यानी उस पर रिपोर्ट हम बना रहे हैं, ठीक है। तो पोजीशन 1 में जब देखे तो क्या है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के पैरेलल में। ध्यान रखिए कि ये मतलब ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ठीक है, कहीं भी। तो पोजीशन 1 में क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स के पैरेलल है, कौन, AB वाला साइड। तो AB वाला साइड पैरेलल है, तो ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा, ईएमएफ इज 0, रिजल्ट भी लिख दिए 0। पोजीशन 2 में आया, पोजीशन 2 में तो कुछ जैसे ये रोटेट किया क्लॉक डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, तो कुछ एंगल बनाया, ठीक है, कुछ एंगल बनाया, किसके साथ, मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ कुछ एंगल बनाया, तो कुछ ईएमएफ भी जनरेट हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, जनरेटेड ईएमएफ। पोजीशन 3 में पहुंचा, तो यानी ये जो मेरा ये जो लूप है वो पूरा एकदम एक मतलब आधा राउंड मार दिया, ठीक है, आधा राउंड एकदम। ये देखिए मेरा अंगूठा को देखिए, ये पोजीशन 3 में आ गया, यानी ये परपेंडिकुलर खड़ा हो गया, किसका डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर खड़ा हो गया, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर आ गया 90 डिग्री राइट एंगल में। तो क्या ये जो फ्लक्स जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम इंड्यूस होगा, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम ईएमएफ है, ये जो मेरा लाइन है वो ईएमएफ को दर्शा रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम ईएमएफ किस पोजीशन में आया, 3rd पोजीशन में आया। ये जो ग्राफ है ये मैं अपने से नहीं बना रहा, केवल समझाने के लिए, ऐसा नहीं, ये यूनिवर्सली है, ठीक है। तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछ सकता है कि किस पोजीशन पर, ये हम अपने से पोजीशन नहीं बनाए, पूछ सकता है, यूनिवर्सली है तो पूछ सकता है किस पोजीशन में फ्लक्स ईएमएफ मैक्सिमम रहता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आपको बताना है पोजीशन नंबर 3। पोजीशन नंबर 4, तो अब देखिए मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम होने के बाद अब ईएमएफ घट रहा है, तो घट रहा है यानी अभी भी ईएमएफ है लेकिन घट रहा है, रिड्यूस ईएमएफ है। तो पोजीशन 3 हो गया। पोजीशन 4 में क्या हो गया, AB जो है ना कट कर रहा है किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को, कुछ एंगल के साथ, है ना, कुछ एंगल बना रहा है, ईएमएफ है लेकिन अब ईएमएफ घट रहा है, यानी रिड्यूस ईएमएफ इज जनरेटेड।
अब पोजीशन 5 आ गया यहाँ पर पोजीशन 4 के बाद आ गया 5 यहाँ पर, तो पोजीशन 5 में फिर वो आधा राउंड मार दिया, इस तरीके से खड़ा हुआ, फिर इस तरह से हो गया, तो फिर पैरेलल आ गया किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का, फिर पैरेलल आ गया, तो फिर मेरा ईएमएफ हो गया 0। क्या लिखा है 5 नंबर में, सेम एज पोजीशन 1, जिस तरह पोजीशन 1 में था उसी तरह से पोजीशन 5, तो नो ईएमएफ जनरेटर। इसी प्रोसीजर, इसी प्रक्रिया को आप आगे और लिख सकते हैं अपने से कि रिवर्स कर दीजिए पॉजिटिव साइड को इनटू नेगेटिव साइड में, तो फिर जो मेरा 2 है वो 6 में बदल जाएगा, सेम एज पोजीशन 2 रिवर्स डायरेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा ईएमएफ जनरेटर, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। फिर पोजीशन 3 हो जाएगा आपका पोजीशन 7 की तरह, 8 हो जाएगा पोजीशन 4 की तरह, फिर 1 हो जाएगा 1 की तरह या 5 की तरह। तो इस तरीके से आगे आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया पूरा ईएमएफ जो मेरा इंड्यूस हुआ उसका एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से ईएमएफ यहाँ पर मूवमेंट हुआ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो मेरा ये जो तार, ये तो तार ही है ना, तो इसको हम एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो शाफ्ट था, ये शाफ्ट में ये मेरा वाइंडिंग आया था, तार आया था, इसको हम ले जाकर के एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल सर्किट में। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए, ठीक है, तो बल्ब के साथ ये इसको हम जोड़ दिए इस तरीके से, तो मेरा आ रहा है करंट आ रहा है ना, बल्ब में फिर जल रहा है, फिर करंट। अब ये जो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक कम्यूटेटर लगा हुआ है जो मेरा क्या करेगा, उसको कंटिन्यूअस डीसी करंट में कन्वर्ट कर देगा। जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है उसको कंटिन्यूअस डीसी करंट में कन्वर्ट कर देगा, ताकि नहीं तो मान लेते कम्यूटेटर नहीं रहता था, फिर ये मेरा एसी जनरेटर बन जाता, और वहां पर क्या होता है, एक बार करंट आया तो बल्ब जला, फिर करंट चला गया बल्ब नहीं जलेगा, फिर करंट आएगा फिर बल्ब जलेगा, फिर करंट बल्ब नहीं जलेगा, तो वो हो गया एसी जनरेटर। लेकिन डीसी जनरेटर में हम कम्यूटेटर लगा दिए, तो अब मेरा जो करंट वो लगातार आते रहेगा, बल्ब जलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ गया दोस्तों, ये हुआ आपका डीसी जनरेटर का कंप्लीट। जितना आपका एग्जाम में पूछा जाता है उतना काफी है, इतना आप लोग नोट्स अच्छा तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको लिख कर दिया उस तरीके से आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। एग्जाम में आएगा ये सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम समझ में नहीं आया, अच्छा अगर मान लेते समझ में नहीं आया तो उसका उपाय क्या है, नोट्स तो मिल गया, समझ में नहीं आया तो उसका उपाय यही है कि यूट्यूब में एनिमेटेड वीडियो देख ले, क्योंकि ये सब ऐसे बोर्ड में समझ ही नहीं आएगा, एकदम नहीं समझ में आएगा, जाहिर सी बात है। तो आप लोग क्या करेंगे, यूट्यूब में एनिमेटेड वीडियो देख लीजिए, एनिमेशन के माध्यम से आपको वहां पर दिखाएगा, तो जो आंख में देखेंगे वो अधिक दिनों तक समझ में भी रहता है, समझ में भी जल्दी आ जाता है और अधिक दिनों तक दिमाग में रहता है वो चीज। तो आप लोग क्या करेंगे, शॉर्ट्स वीडियो देखिए, एनिमेटेड वीडियो देखिए, यूट्यूब में सर्च कर लीजिए डीसी जनरेटर एनिमेटेड वीडियो, काफी सारा आ जाएगा, देख लीजिए, समझ में भी आ जाएगा। प्रिंसिपल पढ़ लिए, वर्किंग पढ़ लिए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पढ़ ही लिए, तो फिर और क्या दिक्कत है, समझ में भी आ जाएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर समझ में आ गया या फिर नहीं भी समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने दोस्तों में फैला दीजिए, जिनको भी ये वीडियो जरूरत है उनको भेज दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए, पढ़कर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।